My dear students and all my dear viewers, you all are welcome to Mitra Sir Classes of English. Today I am going to describe one of the best poems of ISC syllabus, and the name of the poem is The Darkling Thrush. The Darkling Thrush is a poem written by Thomas Hardy. Thomas Hardy was one of the most prolific English novelists and poets of the late 19th century. He has achieved a great name and fame in the field of novels, and his most famous novels are Tears of Umbrellas, Mayor of Casterbridge, Jude the Obscure. These are his famous novels. He has written a large number of poems also. Particularly this poem, The Darkling Thrush, is a nature poem with the theme of hope. The poem begins with a bleak picture of despair and dejection as the poet describes in lyrical descriptive detail the dying of the old world at the turn of the century. So far as the title of this poem is concerned, The Darkling Thrush, darkling means dark and thrush is the name of a bird. You can call it a robin. तो डार्कलिंग थ्रश एक पोएम है जिसका मतलब है डार्कलिंग मतलब डार्क एंड थ्रश मीन्स थ्रश इज द नेम ऑफ ए बर्ड. So this poem is based on the bird, on a particular bird named thrush. Actually, before understanding this poem or before starting this poem, we must have a little knowledge about the background of the poem. क्योंकि जब तक हम इसका बैकग्राउंड नहीं समझ पाते तो इस पोएम को नहीं समझ पाएंगे. एक्चुअली ये पोएम लिखा गया है, जो इसका डेट है राइटिंग का वो है 29 दिसंबर 1900. काफ़ी सिग्निफिकेंट है ये डेट 29 दिसंबर 1900. इसका मतलब यहाँ पर 19th सेंचुरी का एंड हो रहा है और ये एक दो दिन के बाद 20th सेंचुरी स्टार्ट होने वाला है. हमें ये समझना चाहिए कि 19th सेंचुरी वाज द एज ऑफ डॉट्स, was the age of uncertainties and the age of sadness. There was no hope at all of any good or any good results in 19th century. So when 19th century has ended and the 20th century is likely to come, the poets would hope that in 20th century there will be some good things and all despairs, disappointments will be ended. On the basis of this particular theme, the poem has been written and with the help of a thrush. तो हम लोग इसको पहले देखते हैं इसका कंडीशन क्या है. तो कहता है यहाँ पर इसके लाइन में, I leaned upon a coppice gate. The narrator is leaning upon the coppice gate. Coppice gate मतलब wooden gate. wooden gate मतलब लकड़ी का एक गेट है. तो कॉपिस इज ए नेम ऑफ पर्टिकुलर यानी वुड. तो कॉपिस गेट पर पोएट जो है वो इंक्लाइंड होकर एकदम रिलैक्स मूड में वहाँ पर खड़ा है. व्हेन फ्रॉस्ट वाज स्पेक्टर ग्रे, और ये जो सीजन है वो विंटर सीजन है. एक्चुअली दिस इज द एंड ऑफ द विंटर सीजन एंड ऑल अराउंड देयर इज फ्रॉस्ट एंड फ्रॉस्ट. यहाँ पर पोएट ने फ्रॉस्ट को कैपिटल एफ से लिखा है. इसका मतलब फ्रॉस्ट को यहाँ पर एज ए ह्यूमन बीइंग पेश किया गया है और फ्रॉस्ट जो है यहाँ पर एक तरह से पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है. वाज स्पेक्टर ग्रे मीन्स द फ्रॉस्ट लुक्ड लाइक ए घोस्ट. स्पेक्टर का मतलब होता है घोस्ट. द फ्रॉस्ट लुक्ड लाइक ए घोस्ट यानी फ्रॉस्ट जो था वो भूत की तरह लग रहा था. ठंडा का सीजन है, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन है यहाँ पर और यानी चारों तरफ कुहासा लगा हुआ है, फ्रॉस्ट है. और इसमें जो नरेटर है वो अपने दरवाजे पर यानी जो उसका गेट है उस पर कॉपिस गेट पर वो लींड होकर यानी झुक कर यानी वहाँ पर खड़ा है. एंड विंटर्स ड्रेग्स मेड डिसोलेट. विंटर का ड्रेग्स है, ड्रेग्स मतलब एंड. दिस इज़ द एंड ऑफ विंटर. और जैसे विंटर सीजन एंड होने लगता है तो ठंडा और बढ़ जाती है. इसके कारण, इस ठंडे के कारण पूरा का पूरा प्लेस डिसोलेट हो गया है. द वीकेनिंग आई ऑफ डे, इतना घना कोहरा लगा हुआ है, इतनी ठंडी है कि देखा जाए तो एक तरह से वीकेनिंग आई ऑफ डे, डे का आई, पोएट ने आई ऑफ द डे का है सन को. तो सन भी वीक हो गया है, मतलब सन भी धुंधला हो गया है. ये एक लिरिक है और इसमें 4 स्टेंजा है और चारों में एक पर्टिकुलर राइम पैटर्न भी है. ए बी सी डी. जैसे हम लोग कहें गेट, तो गेट
ग्रे, गेट को ए लेंगे तो ग्रे हो जाएगा बी, और डिसोलेट, गेट डिसोलेट ए ए, फिर डे, ग्रे डे बी बी। तो इस तरह से यहाँ पर राइम स्कीम भी है। सो इस तरह से यहाँ पर द वीकेनिंग आई ऑफ डे, यानी फ्रॉस्ट के कारण जो सन है वो भी वीक हो गया है, मतलब धुंधला हो गया है। द टेंजल्ड बाइन स्टेम्स, बाइन का मतलब होता है प्लांट, स्टेम्स एस्कोर्ड द स्काई, एस्कोर्ड द स्काई मीन्स टच द स्काई, मीन्स द टेंजल्ड ब्रांचेज ऑफ द प्लांट आर टचिंग द स्काई, टेंजल्ड ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज, टेंजल्ड ब्रांचेज ऑफ द अदर प्लांट्स आर टचिंग द स्काई। कैसे? लाइक स्ट्रिंग्स, फिर यहाँ पर सिम्बली का यूज़ कर दिया पोएट ने, लाइक स्ट्रिंग्स ऑफ ब्रोकन लायर्स, जैसे ब्रोकन लायर्स होता है। लायर इज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको बीना बोलते हैं, जो माँ सरस्वती जी की हाथों में होती है बीना, उसको लायर्स बोलते हैं। सो ब्रोकन लायर्स, जैसे किसी बीना का तार टूट जाए, लाइक स्ट्रिंग्स ऑफ ब्रोकन लायर्स, जैसे किसी टूटे हुए यानी बीना का तार बिखरा पड़ा होता है, वैसे ही यानी ये जो ब्रांचेज है वो ऊपर आसमान की तरफ यानी टच कर रहा है। एंड ऑल मैनकाइंड दैट हॉन्टेड नाई हैड शॉट देयर हाउस होल्ड फायर्स, और जितने भी लोग आस पड़ोस के जितने भी लोग थे, नाई, नाई मतलब नियर, तो जितने भी नज़दीक के लोग थे उन सब ने क्या किया है, दे हैव लॉक्ड देमसेल्फ इनसाइड द हाउस, उन्होंने अपने आप को घर के अंदर बंद कर लिया है ठंडी की वजह से। एंड हैड शॉट देयर हाउस होल्ड फायर्स, और अपने घरों में उसने आग जला रखी है, यानी ठंडा से बचने के लिए वो आग के पास बैठे हुए हैं। तो इस तरह हमने देखा फर्स्ट स्टेंजा, जिसमें पोएट जो है यानी एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन है, पोएट जो है वो गेट पर थोड़ा सा यानी लीनिंग करके खड़ा है, और विंटर सीजन का ये एंड कंडीशन है, सूरज बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा स्काई में जो प्लांट्स के ब्रांचेज हैं वो लगता है कि स्काई को टच कर रहा है, जैसे ब्रोकन लायर्स हो। सारे के सारे लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं, बंद हैं ठंडी की वजह से, और आग का सहारा लेकर विंटर सीजन से लड़ने का कोशिश कर रहे हैं। This was the first stanza. Now we are coming to the second stanza. The land's sharp features seem to be the century's corpse outlined. यहाँ पर पोएट कहता है कि ये सेंचुरी जो भी ख़त्म हुई है, जैसे मैंने कहा था कि जो लाइन, जो पोएट का डेट ऑफ कंपोजिशन है 29 दिसंबर 1900, ये 19th सेंचुरी का एंड है। तो 19th सेंचुरी का एंड मतलब यहाँ बोले सेंचुरीज कॉर्प्स, कॉर्प्स मतलब डेड बॉडी, ये सेंचुरी की डेड बॉडी, आउटलिंट मतलब स्ट्रेस्ड, दूर दूर तक फैला हुआ, लैंड शार्प फीचर्स, जमीन, जमीन ऐसा लग रहा है कि जो अभी सेंचुरी एंड होने वाला है, इस सेंचुरी की डेड बॉडी दूर दूर तक फैली हुई है, यानी सामने में इस सेंचुरी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। इज क्राइप्ट, क्राइप्ट मतलब होता है टॉम्ब, द क्लाउडी कैनोपी, आकाश में जो क्लाउड्स है ऐसा लगता है कि इस सेंचुरी का जो डेड बॉडी है उसका वो टॉम्ब है। बहुत ही अच्छा कॉम्पेरिजन किया है पोएट ने यहाँ पर, क्या है कि ये जो लैंड मास है, ये लैंड मास क्या है, डेड बॉडी है मरे हुए सेंचुरी का, अभी जो सेंचुरी एंड होने वाला है, और ये जो क्लाउड्स है ऊपर में, ये क्लाउड्स क्या करता है, एक टॉम्ब का काम कर रहा है। कहता है इस क्लाउड is criped the cloudy canopy, means clouds are hanging in the sky and they are just working as the tomb. The wind its death lament, और जो हवा चल रही है वो हवा गीत गा रही है, शोक गीत गा रही है, इस सेंचुरी के ख़त्म हो जाने का शोक मना रही है गाना गाकर। डेथ लेमेंट मतलब सैड सॉन्ग्स। द एंशियंट पल्स ऑफ जर्म एंड बर्थ वॉज श्रंकन हार्ड एंड ड्राई, ठंडा इतना ज़्यादा है कि जो आमतौर पर जो नियम है कॉन्सेप्शन का, जो नियम है डिलीवरी का, वो डिलीवरी भी पूरी तरह से श्रंकन हो गया है, यानी ठंडा इतना ज़्यादा है कि बीज जो सीड्स है वो भी अंकुरित नहीं हो रहा है, और वो जर्मिनेट होकर जो कोई प्लांट बनेगा ऐसा नहीं हो रहा है ठंडा के कारण। हार्ड एंड ड्राई, यस, काफ़ी श्रंकन हो गया, स्लो डाउन प्रोसेस हो गया। एंड एवरी स्पिरिट अपॉन अर्थ, और इस अर्थ के हर एक व्यक्ति, इस अर्थ का हर एक प्राणी सीम्ड फॉरवर्डलेस एज आई, मेरी तरह ही पूरा का पूरा क्या हो गया है, तो पैशनलेस हो गया है, पूरा का पूरा होपलेस हो गया है, उसके अंदर जोश और उत्साह नाम की कोई चीज़ बची हुई नहीं है। तो पोएट ने यहाँ पर सेकेंड स्टेंजा में जो प्रेजेंट कंडीशन है उसको सेंचुरी के डेड बॉडी से कंपेयर कर दिया, क्लाउड को उन्होंने टॉम्ब से कंपेयर कर दिया, और विंड का जो आवाज़ है उसको डेथ सॉन्ग से कंपेयर कर दिया। और ठंडा इतना ज़्यादा है कि जो बर्थ का कॉन्सेप्शन का, बर्थ का जो प्रोसेस है वो भी ठंडा के कारण ख़त्म हो गया है, और हर एक प्राणी यहाँ पर जोशहीन हो गया है, किसी में किसी तरह कोई जोश नहीं बचा हुआ ठंडा के कारण।
एट वंस, इसी ऐसी कंडीशन में अचानक क्या होता है, एट वंस ए वॉइस एरोज, अचानक एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, अमॉन्ग द ब्लिक ट्विग्स ओवरहेड, ऊपर जो पेड़ की टहनियाँ थी, ब्लिक मतलब होता है डल और ट्विग्स मतलब ब्रांचेज, तो जो डल ब्रांचेज ऊपर में है यानी ट्री का, वहाँ से एक आवाज़ आती है, इन ए फुल हार्टेड इवन सॉन्ग, ऐसी आवाज़ जैसे कि पूरी तरह से पूरे फुल हार्टेड मतलब पूरे दिल से कोई चीज़, जैसे इवनिंग का सॉन्ग गाया जाता है वैसे इवनिंग की सॉन्ग कुछ की आवाज़ आ रही है। ऑफ जॉय इनलिमिटेड, इसकी आवाज़ में जो जॉय थी, जो खुशी थी, वो इनलिमिटेड मतलब अनलिमिटेड जॉय थी उस आवाज़ में। एन एंजल एन एजेड थ्रस, ये आवाज़ किसकी थी, एक थ्रस बर्ड की थी, जो बर्ड एजिड थी यानी बूढ़ी हो चुकी थी, फ्रेल मतलब पूरी तरह से यानी वीक हो चुकी थी, गॉन्ट मतलब थीन हो गई थी, स्मॉल मतलब छोटी, तो एक छोटी सी पतली सी कमज़ोर एक बूढ़ी सी थ्रस ये आवाज़ कर रही थी। इन ब्लास्ट बी रफल्ड प्लम, और ऐसा लगता था कि किसी ब्लास्ट में, किसी तूफान में इस थ्रस बर्ड का जो फीदर्स होता है वो टूट चुका है, इसके प्लम्स टूट चुके हैं। हैड चूजन 10, तो ऐसा कंडीशन में एक बूढ़ा थ्रस जो कमज़ोर है, लाचार है, बीमार है, उसका फीदर्स भी टूट गया है, ऐसे कंडीशन में वो इस तरह का सुंदर गाना क्यों गा रहा है। हैड चूजन 10 टू फ्लिंग हिज सोल, उसने अपने सोल को थ्रो करने का, फ्लिंग मतलब थ्रो करना, सोल को थ्रो करना मतलब सोल में, उसकी आत्मा में जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसको थ्रो करने का डिसीजन वो क्यों लेता है। अपॉन दिस ग्रोइंग ग्लूम, ये जो सैडनेस का, डार्कनेस का कंडीशन है, ऐसे कंडीशन में ये इतना सुंदर गाने का डिसाइड क्यों करता है। ये पोएट को बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसे कंडीशन में जब कोई भी जीव जंतु, पेड़ पौधा, कुछ भी यानी पशु पक्षी कुछ भी अवेलेबल यहाँ दिखाई नहीं देता, ऐसे में ये बर्ड इतनी खुशी खुशी फुल हार्टेड होकर ये सॉन्ग क्यों गा रही है। पोएट कहता है अपने आखिरी स्टेंजा में, शो लिटिल कॉज फॉर कैरोलिंग्स, वैसे तो गाना गाने का कोई माहौल नहीं है, सो लिटिल कॉज मीन्स देयर इज़ नो कॉज फॉर कैरोलिंग, कैरोलिंग मतलब सिंगिंग, यहाँ सिंगिंग का कोई कारण नहीं बनता कि ऐसे माहौल में कोई गाना गाए। ऑफ सच स्कैटिक साउंड, वो भी इतना हैप्पी साउंड में, स्कैटिक साउंड मतलब हैप्पी साउंड में, वाज रिटन ऑन टेरेस्ट्रियल थिंग्स आफ्टर ए नाई अराउंड, जो आमतौर पर यहाँ पर इस पूरे ज़मीन पर लिखी हुई है। टेरेस्ट्रियल थिंग्स मतलब अर्थली थिंग्स, जो इतनी भी अर्थली थिंग्स है, जितनी भी पेड़ पौधे या इस अर्थ पर मौजूद जो भी चीज़ है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं बनता दूर दूर तक कि कोई आदमी गाना गाए। तो फिर ऐसा क्यों, दैट आई कुड थिंक दे ट्रेम्बल थ्रू इज़ हैप्पी गुड नाइट ईयर, मुझे लगता है कि आई कुड थिंक, मैं सोच सकता था कि दे ट्रेम्बल्ड थ्रू इज़ हैप्पी गुड नाइट ईयर, ये जो थ्रस बर्ड की सॉन्ग है वो एक तरह से हैप्पी गुड नाइट ईयर की तरह ही है। तो इतना सुंदर सॉन्ग कहता है, तो फिर पोएट अनुमान लगाता है कि सम ब्लेसेड होप, ब्लेसेड मतलब फॉर्चुनेट, कुछ फॉर्चुनेट होप है, कुछ फॉर्चुनेट होप है, वेयर ऑफ ही न्यू, जो उस फॉर्चुनेट होप को ये थ्रस बर्ड जानती है, एंड आई वॉज अनअवेयर, लेकिन मैं नहीं जानता। यानी अंधेरे में भी, होपलेसनेस में भी कुछ होप है जो ये बर्ड जानती है, लेकिन वो मैं नहीं जानता। ठीक इसी तरह इस यानी 20वीं सेंचुरी में भी कुछ उम्मीदें ऐसी है और हमें अपनी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। इस तरह से ये पोएम देखा जाए तो 2-3 तरह के थीम पर बेस है। इसमें पहला कह सकते हैं होपफुल फॉर 20वीं सेंचुरी, हमें 20वीं सेंचुरी के लिए होपफुल होना चाहिए, क्योंकि बर्ड का जो सॉन्ग है जो 19वीं सेंचुरी के एंड में गाया गया है वो जॉयफुल है, एंड ये मैसेज देता है एक तरह से होप का, 20वीं सेंचुरी में एक होपफुल एटमॉस्फेयर का। इसके अलावा हम इसे कह सकते हैं परसिवरेंस इज ऑल्सो मे बी द थीम, यानी हमें कोशिश करती रहनी चाहिए अच्छे के लिए और अच्छे के लिए। और तीसरा थीम कह सकते हैं इसका, ये मैन वर्सेज नेचर है, यानी मैन का जो कनेक्शन है नेचर के साथ वो पूरी तरह से कट चुका था, नो कनेक्शन बिटवीन मैन एंड नेचर के बारे में भी यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो इस तरह से ये पोएम ख़त्म हो जाता है। इसका थीम भी मैंने बता दिया और अच्छी तरह से लाइन टू लाइन डिस्क्राइब हो गया है। मुझे लगता है कि ये पोएम तुम्हें काफ़ी पसंद आएगा, और अगर तुम्हें अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना, और अगर सब्सक्राइब अभी तक न किया हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि ISC से रिलेटेड इंग्लिश से जो भी प्रॉब्लम है वो तुम्हें इस चैनल पर उसका सॉल्यूशन हर समय मिलता रहेगा। सो ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।